नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है भाषा। और मैं सच कहूं, शब्द निकलना मुश्किल हो जाते हैं जब भाषा का परफॉर्मेंस देखते हैं द कश्मीर फाइल्स में। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरे बाप रे, आपने जो काम किया है उसके बाद तो सच में स्पीचलेस हो जाते हैं। बहुत एकदम गहराइयों में चले जाते हैं सच्चाई के। इतना जब रोल मिलता है आपको तो क्या कहा गया, कैसे आपको लगा कि मुझे ये रोल करना ही चाहिए? करना तो ही चाहिए। ये रोल मिलना तो मुझे लगता है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और बहुत सार्थक। मुझे लगता है एज अ कलाकार, आपका कलाकार होना सार्थक हो जाता है जब एक आप ऐसा रोल करते हैं जो कि सच्चा भी हो और जो कि इतना हृदय स्पर्शी हो। जैसे आपने कहा कि सब लोग ऐसा फील करते हैं कि उसकी वेदना को समझ पाते हैं, उसके साथ एम्पैथाइज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि मैं ये रोल करूं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एज एन इंसान, एक मानवीय लेवल पे जिनके साथ भी ये हुआ, उसकी संवेदना को फील कर पाना कि उनके साथ क्या हुआ। आप तो सिर्फ एक अभिनय कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, सब लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। उस सब के बावजूद जिनके साथ ये सचमुच हुआ तो मतलब रूह कांप जाती है ये देख के। तो मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि है उन सभी के प्रति जिनके साथ ये सचमुच हुआ है। आप रे, पता नहीं, मतलब एक्टर्स में ऐसा होता है क्या आफ्टर इफेक्ट? क्योंकि हम रिपोर्टर्स में तो होता है, जब ऐसा भागा दौड़ी की स्टोरी करके आते हैं तो हम कभी कभी थक जाते हैं, उसी सोच में बहुत देर तक रहते हैं। आपके साथ कोई आफ्टर हाँ, इफेक्ट हुआ? हाँ, मेरे साथ तो वो ऑन गोइंग इफेक्ट हो रहा था। जब ये हो रहा था तो मैं ये भूल गई, मैं ये समझ नहीं पाई कि ये सच है या झूठ है। क्योंकि देखा जाए तो सच भी है, लेकिन सच की चित्रीकरण। पुनरावृत्ति हो रही थी। जी। उसका जो रिपीटेशन हो रहा था, वी वर रिलिविंग द ट्रूथ। सो इन अ वे इट वाज नॉट अ फिक्शनल, ना, इट वाज नॉट अ, मतलब वो फिक्शन को हम नहीं जी रहे थे, हम रियलिटी को फिर से जी रहे थे। लेकिन वो जीना अनरियल था या वो सेट पे शूटिंग हो रही थी, वो जो एक लाइन है वो ब्लर हो गई थी मेरे दिमाग से। और काफी पैनिक हो गई थी मैं सेट पे। काफी ये बात सब जानते हैं मेरे टीम के लोग, एंड दे वर वेरी सेंसिटिव, वेरी कोऑपरेटिंग। भूल गई थी मैं, जो एक एक्टर की एलियनेशन होती है ना, कि कैरेक्टर को एक्टर पे हावी नहीं होने देना है। मुझे सचमुच लगा कि मेरे लोग मारे जा रहे हैं। जो जो नाड़ीमर्ग, क्योंकि नाड़ीमर्ग वाला सीन और मेरा जो क्लाइमैक्स सीन है वो सब एक ही दिन शूट हुआ। तो एक ही दिन इतना हावी हो गया हम सभी पे, चाहे वो सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, पूरा क्रू, जो हमारा जो पूरा टेक्निकल क्रू है, सब लोग इतने सहम गए कि उस दिन मुझे नहीं लगता किसी ने खाना खाया है या किसी से बातचीत की है या आंखें मिलाई हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और मैं तो विशेषकर, मैं तो, मुझे तो पूरा वो दिया गया स्पेस की, मतलब विवेक सर की इतनी वो इतनी सेंसिटिव एक उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा अंतिम सीन वो रखा, क्योंकि उसके बाद उन्हें भी पता था शायद ये किसी और काम के लिए बच नहीं पाएगी। तो उसके बाद मैं एक दो दिन पूरी तरह से मुझे वो दिया गया कि टेक योर टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। उफ, अ, आपने विवेक जी की पहली कोई फिल्म देखी है क्या? इमेज लेकर आप चले थे विवेक जी की? सर्टनली फिल्म जब आप साथ में करते हैं तब सोच में भी बदलाव आता है। पहले क्या सोचते थे? मैं जो पहले सोचती थी, मेरा तो उसी वही मेरी सोच जो है वो पक्की हुई है। क्योंकि मैंने उनकी पहली फिल्म द ताशकंद फाइल्स देखी थी और मुझे बहुत सम्मान हुआ उनके रिसर्च के लिए और उनके मतलब सच के प्रति और साहस का जो उनका जो एक कॉम्बिनेशन है कि सच को ढूंढ निकालना और उसको साहस से सामने रखना और एक बदलाव लाना, उस तरह का सिनेमा मुझे। तो ताशकंद फाइल्स के बाद मुझे ये भरोसा हुआ कि जब द कश्मीर फाइल्स का अनाउंसमेंट हो रहा है तो इट विल बी अ ट्रू स्टोरी, नॉट लाइक जो इसके पहले की कहानियों में क्लेम किया गया कि दिस विल बी द ट्रू स्टोरी और अंदर कुछ और ही निकला। तो मुझे ये भरोसा था, इसलिए मैं उस टीम से जुड़ना चाहती थी और मैं किसी भी रूप में उस टीम से जुड़ना चाहती थी। क्योंकि मैं कलाकार हूं, मैं फिर कश्मीरी भी हूं। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि इसमें जरूरत तो होगी किसी भी, चाहे असिस्टेंस में या अपना रिसर्च में या आर्ट डायरेक्शन में या किसी भी तरह से। तो फिर आई वॉज लकी इनफ कि सर ने बोला नहीं, एक रोल भी है एंड आई एम कंसिडरिंग यू, अगर आप ऑडिशन दें और मैं उसको देखूंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे शारदा पंडित का काम भी मिला और उसके अलावा भी जो फिल्म में लहजा, बोली, भाषा या आर्ट डायरेक्शन में जो बाहर आप जो देखते हैं घर का जो एनवायरनमेंट, जो एकदम टिपिकल ऑथेंटिक कश्मीरी एनवायरनमेंट, तो उस सब में मेरा काफी रोल रहा। आप जैसे कह रही हैं कि
आर्ट में भी आपने अपना योगदान दिया है। मुझे ये बताइए, जी। क्या घर वालों से कभी कोई रिएक्शन मिला कि हाँ तुम सही कर रही हो, या फिर क्या उनके लिए भी उतना ही पीड़ादायक रहा जितना आप चित्रण करने में सक्षम रही हैं? अ, अगर आप आर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब आर्ट डायरेक्शन के बारे में, तो मैं आपके हमेशा आप मम्मी और जी, जी, मैं हमेशा अपने माता-पिता के साथ संपर्क में रहती थी कि ये मुझे लगता है ये सही है क्या, ये सही है? बिकॉज़ मैं भी वेरीफाई करवा के ही वो चीज़ें जैसे कॉस्ट्यूम्स हैं या क्योंकि मुझ पे वो ज़िम्मेदारियाँ थी कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए और अगर तो मैं भी चाहती थी कि मैं डबल चेक करके ही हाँ बोलूँ, किसी भी चीज़ के लिए। फिर चाहे वो टोपी का स्टाइल हो, फेरन का स्टाइल हो, कुछ भी हो, बारीकियाँ जो हैं जो कि बहुत सराही जा रही हैं उनसे जो कि इस समुदाय के हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ, ये सच्चा चित्रण है इस फ़िल्म में। तो वो ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं अपने माता-पिता से काफ़ी कनेक्टेड थी इस पूरे दौरान, क्योंकि वही मेरा सपोर्ट सिस्टम है और शायद इस वज़ह से मैं बच पाई हूँ। इतनी बड़ी जो इतना हावी इस सब का इफ़ेक्ट रहा है और सिर्फ क्लाइमैक्स सीन नहीं, क्लाइमैक्स सीन तो उसका एकदम से वो है, पीक है। थ्रू आउट द जो हमारी जर्नी रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, हर सीन के बाद जो हमारा क्रू है, एक्टर्स तो हैं ही हैं, हमारा जो क्रू है वो भी ब्रीदिंग गैप एक लेते थे, एक थोड़ा सांस लेने का फुर्सत और एक मतलब आंसू पोंछने का समय एक सबको चाहिए होता था क्योंकि हर एक सीन इतना मतलब व्यथा से भरा हुआ है। उफ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे, अभी भी बात करते करते रोंगटे खड़े होते हैं। क्या आपने आसपास ऐसी चीज, सर्टनली वो जो पीढ़ी है जितना भयावह उन्होंने नजारा देखा है, हम शायद उस हिसाब से थोड़े से खुशकिस्मत रहे हैं कि उतना भयावहता नहीं देखी। आपके आसपास ऐसा किसी ने कुछ कहा? क्या आपके घर वालों से कहीं कोई इनपुट मिला? जी, मेरी मेरी नानी की मैं बात करूँगी। मेरी नानी हमारे घर में साथ में रहती हैं और वो लगभग 97-98 साल की हैं। तो उनका आप जीवन अगर आप देखिए, उनका पूरा ग्राफ देखिए, 1920 या 30 में उनकी पैदाइश है, यानी स्वतंत्रता से पहले की। उसके बाद 47 का जो पाकिस्तानी जो हमला था कश्मीर में, वो उन्होंने देखा। जिस वक़्त वो एक मतलब नई नई दुल्हन थी, बिल्कुल और कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल बहुत बच्ची थी, तो उन्होंने वो उनकी चेतना में है। फिर उसके बाद ये सारा 47 से 90s तक का जो टेंशन बिल्डअप होता है, 90 जिसका निष्कर्ष है, वो सब उन्होंने जिया है। तो उनका जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ रहा। उसके बाद उन्होंने 90 को झेला और उसके बाद अब उसके बाद के 32 साल भी आप देखिए, वो तो कहती हैं कि लंबा जीना भी एक अभिशाप हो जाता है जब जीवन में इतना सब कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिले। और अभी अगर आप उनसे बात करें, उनसे देखें, तो जो पुष्कर नाथ जी का जो इस फिल्म में जैसे आप देखते हैं, जो उनका डेथ बेड का जो सीन है जिसमें वो सारी स्मृतियां उनकी बार बार आ रही हैं और वो सच और या प्रेजेंट और पास्ट का फर्क भूल रहे हैं, वो मेरी नानी का वही सीन है। तो मैं तो आई एम लिविंग दैट एवरी डे। आई हैव ग्रोन अप सीइंग हर, रिमेम्बरिंग हर हाउस और उनके सेबों के बाग, उनके अखरोट के बाग, उनके क्या क्या नहीं, मतलब मैं तो वो सब और उसी नानी ने मुझे रिफ्यूजी कैंप में पाला है। तो आप उनकी वेदना समझ सकते होंगे कि कहाँ 3 मंजिल का घर, अखरोट के बाग, सेब के बाग और वहां से एकदम कपड़े के तंबू में रहना और फिर अपने नाती नातिन इनको पालना और पूरे समुदाय को बिखरा हुआ देखना। सो ये तो मेरे जीवन का एक प्रॉपर एक हिस्सा है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से करीब से इसको देखती और जानती आई ही हूँ। ओह गॉड मेरे खुद को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक 2 मिनट में अपने जर्नलिस्ट के रूप को अलग रखती हूँ और आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग होकर निकली हैं और बहुत कोशिश की है आपने कि उस दर्द को सही रूप से लाने की कोशिश होती रहे। और धन्यवाद हो आपके घर वालों का भी जिन्होंने आपका साथ निभाया और जिंदगी में आगे बढ़े हैं। तो प्लीज मेरी तरफ से उनको प्रणाम जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि जो आपने मेरे घर वालों की बात की, ये मैं मेरे समुदाय के हर एक पेरेंटल जनरेशन जो है, जो हमारी माता पिता की, क्योंकि हर एक मेरे जो अभी दोस्त हैं, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो अपने अपने जगहों पे बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, वो जो भी कुछ है, उन हर एक के पास अपनी नानी दादी और माता पिता की एक कहानी है कि उन्होंने कैसे कैंप्स में, जैसे आपने इस फिल्म में कैंप के सीन्स देखे होंगे, पुरखू कैंप जम्मू लिखा हुआ है, इस तरह के कैंप्स बहुत थे अपना जम्मू में। और मेरा जो कैंप था विशेषकर मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो दिल्ली में था। तो हर एक के पास वो कहानी है कि उनकी माओ ने कैसे, जैसे जैसे खाना कम था लेकिन पढ़ाई पे फोकस करवाया है, सारे अपने सुख दुख सब छोड़ के मतलब ये फोकस किया है कि हमारे बच्चे कुछ बने और उससे ही हम शायद एक कम से कम अपने पैरों पे खड़े रहें। क्योंकि जितनी भी ये सक्सेसिव सरकारें रही हैं इन 30-32 सालों में, उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली
हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, बिकॉज हम वोट बैंक नहीं है या जो भी उनके पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो इसलिए ये उन्होंने दायित्व अपने ऊपर लिया और उन्होंने इस अगली पीढ़ी को बनाया, इसलिए शायद आज हम किसी मुकाम पे आपसे पहुंच के बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली सो आई हैव टू गिव द ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट जनरेशन अमंगस्ट एंटायर कम्युनिटी, नॉट जस्ट माय पेरेंट्स। उनको तो शत शत नमन कीजिएगा मेरी तरफ से, नानी जी को और आपके घर वालों को, कि जी हिम्मत भी दी है ताकि आपको बोलने का भी मौका मिले, अपने पीड़ा को दिखाने का हिम्मत, और वो अंदर से जज्बा भी रहे। एक जो सीन बिगिनिंग में मैं देख रही थी, वो चावल वाला सीन, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। जब मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, आपको करने में आपकी क्या हालत हुई, मतलब मेरे पास शब्द नहीं उस पीड़ा को शब्द बताने के लिए। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था वो रोल, वो पर्टिकुलर सीन? बहुत डिफिकल्ट था। मैं खुद से जब मैं पूछती थी अपने साथ, जब मैं उसका होमवर्क करती थी एक जहनी तौर पे, जब मैं सोचती थी क्या करूंगी, तो मैं सोच नहीं पाती थी कि एक फिक्स रिस्पॉन्स मेरे दिमाग में नहीं आता था कि इसका ये रिस्पॉन्स आएगा या इसका। तो फिर मैंने सोचा कि लेट अस सरेंडर टू द सिचुएशन, क्योंकि वो जो अगेन वो भी जो घटना है जो गंजू साहब के साथ हुई थी, जो रियल पात्र थे, वो भी मैंने सुनी थी और काफी लोगों से सुनी थी और उसके बहुत अच्छे विविड डिस्क्रिप्शंस में वो सुनी थी। तो वो जब मुझे करने का मौका मिला, मैंने उस वक्त सिर्फ सब कुछ भूल के उस मोमेंट में सरेंडर किया, और जैसा भी मैं कर पाई मैं नहीं जानती। बट पर मैं इसमें एक बात बताऊंगी कि जैसे चिन्मय जी जो मेरे को एक्टर थे, यदि वो को एक्टर ना होते, यदि वो सीन, मेरे जितने भी ऑपोजिट सीन्स है, चाहे क्लाइमैक्स है, चाहे चावल का सीन है, चाहे जो भी, अगर वो कोई और एक्टर होता, शायद वो बात नहीं निकल पाती मेरे अभिनय में भी। क्योंकि चिन्मय जी ने जिस तरह से, जिस शिद्दत से वो रोल किया, आई वाज एक्चुअली बिलीविंग दैट ही इज द टेररिस्ट एंड आई वाज सो स्केयर्ड ऑफ हिम, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा। जबकि मेरी उनसे बहुत अच्छी एक अलग दोस्ती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो मेरे सीनियर हैं, तो वो एक अलग दादा दादा वाली एक अलग केमिस्ट्री होती है आपकी। बट वो सब एकदम ऐसा हो गया कि मैं पूरा भूल गई और मैं सचमुच उनसे डरती रही। एक और सीन जो लास्ट वाला, जिसमें कि दिखाया नहीं गया है लेकिन उसका डर हर दर्शक फील कर रहा था। जी। अनदर लेवल ऑफ टेरर, अनदर लेवल ऑफ पेनफुल सिचुएशन फॉर एन एक्टर ऑल्सो। वॉज दैट, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्या था, सच्चाई को दिखाना, वो रोल जिसमें आपको वो चीजें खानी है जो एक टेररिस्ट खिला रहा है, या फिर वो रोल जिसमें आपको लोगों को बिना किसी रक्त को दिखाए हुए उसकी भयावहता दिखाना, ज्यादा डिफिकल्ट क्या था? मैं इसमें कंपेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सच बताऊं तो ये दोनों अलग अलग स्त्रियां थी, उनकी अलग अलग घटनाएं थी, हाँ तो जी, उनकी अलग अलग ट्रेजेडीज थी। हाँ जी। तो हम कंपेयर अगर ना ही करें दोनों की ट्रेजेडीज की, भाई ये ज्यादा भीषण है और वो दो, है ना। एज एन एक्टर मैं उनका दर्द तो मैं बोल ही नहीं सकती, वो जो दर्द से गुजरे हैं। मुझे लगता है जी, मुझे लगता है सारा ही एक ही समंदर में से सब निकल रहा था, तो आई वाज इक्वली इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ दीज सीन्स। तो एक जो कंसिस्टेंसी होती है, आपका एक ग्राफ बनता है कि आपके साथ ये हुआ फिर ये हुआ, मतलब पीड़ा की जो निरंतरता है उसकी, जो मतलब इट्स द कांस्टेंट ग्रीफ दैट शी इज इन। तो मुझे लगता है उसको उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि क्या ज्यादा डिफिकल्ट था। आई कांट से। चलिए, आई अंडरस्टैंड, पॉसिबली आई अंडरस्टैंड, आई कांट इवन से दैट बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट। आप एक्टर्स की सिचुएशन शायद उतने भली भांति मैं नहीं समझा पाऊंगी और समझ पाऊंगी। आज जब इस फिल्म के पीछे बहुत सारी अलग अलग राजनेता जुड़ जाते हैं, अपने अपनी बातें कहते हैं, तो ये सब बातें जब होते हुए देखती हैं, क्या क्या रिएक्शन देती हैं आप ऐसे में? मैं खुद को इन सब बातों से थोड़ा दूर ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक आपके जख्मों पे नमक भी छिड़का जाता है। मतलब कल ही मैं एक प्रोग्राम पे थी, मुझे पता नहीं था कि इस प्रोग्राम में मेरे अलावा और कुछ राजनेता भी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने फिल्म के बारे में, अच्छा हुआ कि मैंने पहले 5-7 मिनट में अपनी बात कह दी, उसके बाद उन्होंने कहा अब हम जुड़ रहे हैं फलाना पार्टी के, फलाना से फलाना पार्टी के। तो मैंने उनको आराम से हाथ दिखा के, हालांकि उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, बट आई लेफ्ट दैट, बिकॉज अगर मैं वो सब सुनने लगूंगी जो कि बहुत ही निम्न स्तरीय बातें हैं, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज हैं, और वो ह्यूमन ट्रेजेडीज को डीह्यूमनाइज करके पॉलिटिसाइज करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आप तो पत्रकार है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हाउ थिक स्किन्ड दे आर। तो इतनी मानवीय त्रासदी को आपने दिखाया, दर्शाया, अपने ऊपर जिया, झेला,
उसके बाद इस तरह की बातें बेहतर है कि हम ना सुने, क्योंकि फिर आपका एक अलग लेवल का, आपका भी स्तर नीचा हो जाता है। तो मुझे लगता है लेट अस जस्ट अवॉइड लिसनिंग टू देम आल्सो। लेकिन साथ ही में एक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का वर्ग भी है जो शायद और भी कई बातें करता है। शायद वो जी लोग राजनेता नहीं है, वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं जो शायद जी। कुछ बातों को मानना नहीं चाहते या मानते नहीं है। हर एक का अपना रिएक्शन है और हर रिएक्शन के आपको रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। हाउ डू यू रिएक्ट टू सच हम्म। सिचुएशन? I'm observing everything. That's what I would say. I'm observing everything. And those जिनकी आपने जिस वर्ग की आपने बात की, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो थॉट लीडर्स हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो यूथ को मोटिवेट करने वाले जो लोग हैं, उनमें जो सही मैं कहूंगी भारत के प्रो हैं, जो प्रो भारत है, उनका तो मैं बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ उनकी, क्योंकि उनकी कहीं एक भी बात अगर हमारे यूथ को सही दिशा देती है तो आई एम वेरी बहुत बहुत आभारी होती हूँ। लेकिन जो जो एंटी भारत या किसी एजेंडा के थ्रू या किसी और ही मकसद या वेस्टेड इंटरेस्ट या उनकी जानकारी सचमुच नहीं है और वो ये मानते हैं कि ये सब किसी एजेंडा के तहत या प्रोपेगेंडा के तहत ये फिल्म बनाई गई है, तो उन पर मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं उनके लिए मैं यही चाहूंगी कि वो अपने आप को अवगत कराएं सत्य से, फैक्ट से। बस दैट्स व्हाट आई वुड से। उफ, अपने आप को उस रोल से बाहर कैसे निकाला, लास्ट में ये सवाल इसका जवाब जानना चाहती हूँ। या निकल पाई भी है या नहीं निकल पाई है? हाँ, मैं ये बताती हूँ, क्योंकि ये जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई शेक्सपियर के नाटक से आपने कोई ट्रेजेडी उठाई है या किसी नॉवल से आपने ट्रेजेडी उठाई है। ये जो ट्रेजेडी ये सच्ची है, ये जो ट्रेजेडी ये मेरी अपनी है, क्योंकि मेरे अपने लोगों की है तो मेरी अपनी है। और जैसा मैंने आपको नानी की बात बताई, माँ की बात बताई, इतने इतने इंसिडेंट्स हैं जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं, आज कपड़े के तंबू से अगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं एनएसडी से क्वालिफाई करके और ऑडिशन क्लियर करके एक अभिनेत्री हो सकी हूँ, जिसकी इतनी जो भी अभी लोग मान रहे हैं, तो ये जो सारी जर्नी है, ये जर्नी इस बात को भूल कर नहीं की जा सकती कि हमारे साथ क्या हुआ। ये जर्नी में ये चेतना बहुत जरूरी काम करती है कि यू व्हेन यू रिमेम्बर व्हाट इज बीइंग परपेट्रेटेड अपॉन यू एंड योर फीमेल्स स्पेशली, जो जिनका रिप्रेजेंटेशन शारदा पंडित है, तो वो जब आप चेतना साथ में रखते हैं तो आपकी कला का भी एक अलग आयाम बन जाता है। आई ऑलवेज रिमेम्बर कि जो मैंने बहुत एक्टिविस्ट देखे हैं मेरे अपने समुदाय में, जिन्होंने जंतर मंतर पे हो चाहे कहीं पे हो, मतलब चीखा चिल्लाया, विरोध प्रदर्शन, खून पसीना दिया है इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए। और तो मेरे में अंदर ये था कि अगर मेरा मान लीजिए साहित्यिक वो नहीं है एक्सप्रेशन, तो मेरा एक्सप्रेशन अगर कला की तरफ है तो मैं कला से कुछ ना कुछ बदलाव ला सकूं। तो ये जो घटना, ये जो शारदा पंडित है, ये मेरे अंदर ही मेरे साथ साथ पली बड़ी है, क्योंकि ये सारी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो मैंने किस्से कहानियां, जो इनकी घटनाएं सुनी है, ये मेरे साथ साथ दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ मी, दे आर अ पार्ट ऑफ मी, दे विल रिमेम्बर, दे विल बी अ पार्ट ऑफ मी। हाँ, ये होगा कि मैं उनको पैसिवली अभी फिर से वो पीछे वाले मोड में रखूंगी। जब फिल्म करनी थी तो आई हैड टू कन्फ्रंट देम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस जी पूरी जानकारी और इतनी पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ कीजिएगा अगर मैंने आपके किसी भी दुख को थोड़ा सा भी छेड़ दिया हो तो। नहीं 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 नहीं, यू बीन वेरी वेरी सेंसिटिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स लॉट, प्लीज टेक केयर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।